चलिए, ओके बेटा, चलो सब लोग इधर फोकस करो। कल हम लोग ने सर्कुलर मोशन पार्ट स्टार्ट किए थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि असल में ये 3 चैप्टर का फ्यूजन है। मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो पार्ट कौन सा होगा? मोशन इन अ प्लेन। मैंने पूरा बताया था कहाँ से कहाँ तक मोशन इन अ प्लेन है, कहाँ से कहाँ तक लॉज ऑफ मोशन का पार्ट है और कौन सा वर्क, एनर्जी एंड पावर का पार्ट है। ये जो मैं बताया था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है, टाइटल नंबर क्या होगा बताएंगे आप? 5.2 है ना। तो हमारा जो 5.2 नंबर का जो टाइटल है दैट इज वेरिएबल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। वेरिएबल्स ऑफ सर्कुलर मोशन क्या होता है? वो चीजें जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते वक्त बदली जा सकती है या बदलते रहती है, उसे हम लोग कहेंगे वेरिएबल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब वेरिएबल्स ऑफ सर्कुलर मोशन में भी लंबा चौड़ा लिस्ट है, तो उसका भी एक लिस्ट बना लेते हैं ताकि अपने को आइडिया आ जाए कि इसमें अपने को पढ़ना क्या है। तो इसमें सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो है रेडियस वेक्टर। फिर आएगा डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्टेंस। फिर आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर आएगा एंगुलर वेलोसिटी। फिर आएगा चेंज इन लीनियर वेलोसिटी। और उसको एक ऐसा हम लोग ले सकते हैं 5.2.6 रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। हालांकि ये वेरिएबल नहीं है, ये दो वेरिएबल्स का कंपैरिजन, ये दोनों पार्ट जो है वेरिएबल्स के कंपैरिजन है। बट ठीक है, उसको सिंपल टॉपिक, अलग टॉपिक की तरह लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ revolution. Period and frequency of revolution. Angular acceleration. That's it. फिर बाद में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाता है आपका, है ना। तो वेरिएबल्स ऑफ सर्कुलर मोशन में कुल मिला के इस तरह से अपने को 8 टॉपिक्स पढ़ने हैं। आपने देखा लंबे चौड़े 8 टॉपिक, छोटे छोटे हैं वैसे तो, लिस्ट है बस लंबी, और कुछ नहीं है। रेडी हो गया लिखना? लिख लो लिख लो।
सो सबसे पहला रेडियस वेक्टर रेडी बेटा, सब लोग रेडी? चलिए, तो हमारा पहला जो छोटा सब टॉपिक है रेडियस वेक्टर, उसको देखते हैं। तो ये क्या चीज है? अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोजीशन of particle is called as radius vector। एक वेक्टर यानी डायरेक्शन बताने वाला कॉर्ड जो कि ड्रॉ किया गया है कहां से? पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। यहां पर एक वर्ड डालना, सेंटेंस डालना चाहिए, परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो उसको हम लोग कहते हैं रेडियस वेक्टर। जैसे इमेजिन कर लो कि आपका पार्टिकल है, वो गोल 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 घूम रहा है लगातार, एंटी क्लॉकवाइज में गोल गोल घूम रहा है, और ये सेंटर है सर्कल का, और फिलहाल ये पार्टिकल पॉइंट पी पर है ना। तो रेडियस वेक्टर क्या करता है? उस पार्टिकल की सिर्फ पोजीशन बताता है, ये पार्टिकल इस जगह पे है ना, और उसके डायरेक्शन के साथ बताएगा वो। मान लो कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल, मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं, मैं इसी तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम का लेता हूं एग्जांपल। मैं कहता हूं मान लो पार्टिकल यहां है और ये रेडियस 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर है। तो मैं बोलूंगा भैया यहां रेडियस वेक्टर कितना है? तो आप कहेंगे 1 आई कैप मीटर। क्या है? 1 आई कैप मीटर। फिर अगर मैं कहूंगा कि मान लो पार्टिकल यहां है, तो मैं बोलूंगा रेडियस वेक्टर कितना है? तो आप कहेंगे 1 जे कैप मीटर्स। अगर मैं कहूंगा पार्टिकल मेरा यहां है, तो रेडियस वेक्टर कितना आएगा? तो -1 आई कैप मीटर्स। मतलब क्या करता है रेडियस वेक्टर? वो पार्टिकल का डिस्टेंस भी बताता है सेंटर से, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी बताता है कि वो कहां पर मौजूद है ना। आई बात समझ में? सादे रेडियस में क्या होता है? सादा जो रेडियस तुम अब तक जो पढ़ते आए हैं वो क्या होता है? वो सिर्फ सेंटर से लेकर सर्कल की जो सरकमफरेंस है वहां तक का डिस्टेंस बताता है। मगर रेडियस वेक्टर क्या करता है? वो डायरेक्शन भी बताता है कि हमारा पार्टिकल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, वो सब बताता है। तो उसे हम लोग कहते हैं रेडियस वेक्टर। अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड एज, फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन पोजीशन इज कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर। अब खास बात यहां पर देखो, अगर डायग्रामेटिकली मैं बनाऊंगा तो रेडियस वेक्टर इस तरह से बताऊंगा। तो बोले ये क्या है? तो बोले है रेडियस वेक्टर है। चलो ये एक रेडियस वेक्टर है। अगर पार्टिकल मान लो थोड़ी देर के बाद यहां आ गया तो ये दूसरा रेडियस वेक्टर कहलाएगा। मान लो ये पार्टिकल की पहली पोजीशन थी और ये पार्टिकल की दूसरी पोजीशन थी, है ना। मान लिए? क्लियर? मैं यहां कह सकता हूं कि R1 इज इक्वल्स टू R2, बिल्कुल कह सकते हैं आप R1 इक्वल्स टू R2 कि ये रेडियस और ये रेडियस कैसा है बेटा? सेम है। मगर क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि वेक्टर R1 इज इक्वल्स टू वेक्टर R2? बोल सकता हूं ऐसा? अरे सही है क्या ये? नहीं, गलत हुआ। कौन बताएगा गलत क्यों हुआ? डायरेक्शन। क्योंकि जब आप वेक्टर लगा देते हो किसी चीज पर तो उसका मतलब ये होता है कि आपको वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है। माना कि यहां से यहां 1 मीटर, यहां से यहां 1 मीटर, वैल्यू में ये दोनों सेम है। बात समझेगा बेटा? R1 और R2 की वैल्यू दोनों की कैसी है? सेम। किसी भी सर्कल में रेडियस तो सेम ही होता है। अरे ये रेडियस और ये रेडियस सेम है मगर डायरेक्शन अलग अलग है। ये एक इधर भाग रहा, ये एक इधर भाग रहा, ये लातूर भाग रहा और ये पातूर भाग रहा, है ना। तो भैया
माने कि वो वैल्यू में सेम है मगर डायरेक्शन अलग अलग है ना। इसीलिए मैं ये दोनों को सेम बिल्कुल नहीं कह सकता, है ना। तो नोट करने लायक ये बात है कि नो टू रेडियस वेक्टर्स आर अलाइक। अभी मत लिखना, मैं जस्ट रैंडम लिख रहा हूं अभी। नो टू रेडियस वेक्टर्स अभी मत लिखना, मैं रैंडम लिख रहा हूं अभी। नो टू रेडियस वेक्टर्स आर अलाइक। कोई भी दो रेडियस वेक्टर्स एक जैसे नहीं हो सकते। भाई मेरे रेडियस वेक्टर बोला मैंने, हाँ हर रेडियस एक जैसा है, हर रेडियस एक जैसा है मगर हर रेडियस वेक्टर एक जैसा नहीं है। हर रेडियस वेक्टर अपने आप में यूनिक है, उसके जैसा कोई दूसरा रेडियस वेक्टर नहीं। क्योंकि कोई भी दूसरा रेडियस वेक्टर लोगे भले ही वो वैल्यू में सेम होगा मगर डायरेक्शन में डिफरेंट होगा। दूसरी बात, अब एक ये तो पॉइंट आ गया, क्लियर हो गया कि कोई भी दो रेडियस वेक्टर एक जैसे नहीं होते। दूसरी खास बात हम क्या नोट करते हैं, तो दूसरी खास बात ये है कि डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर इज कौन बताएगा रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन कैसा है। चलो चार ऑप्शन देता हूं, शायद आपको मदद मिल जाए। ये क्वेश्चन आया था पीएमटी में। पीएमटी बोले तो बहुत पहले जब हुआ करता था, एमएसटी सीईटी उसको पीएमटी बोलते थे, तो उस वक्त ये बहुत फेमस क्वेश्चन हुआ करता था। एक क्वेश्चन आया था कि द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर इज, चार ऑप्शन ऐसे थे, रेडियली इनवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स, टेंजेंशियली इनवर्ड्स, टेंजेंशियली आउटवर्ड्स। अब आप बताइए इसका डायरेक्शन क्या आएगा। रेडियली आउटवर्ड्स मतलब रेडियस के साथ साथ बाहर की तरफ, सेकंड ऑप्शन आएगा, है ना। तो मैं कहूंगा द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर इज रेडियली आउटवर्ड्स, है ना। आया समझ में आपको? ओके। फिर उसके बाद यहां हम लोग कहेंगे इसका एसआई यूनिट क्या आएगा। अरे वही आएगा जो हर किसी रेडियस का आता है, वो दैट इज मीटर। और डायमेंशन तो आपको मालूम है वो क्या रहेगा, सिंपल L1। आई बात समझ में बेटा? तो एसआई यूनिट रहेगा मीटर्स और डायमेंशन क्या रहेगा, L1। दैट्स इट। तो चलो आप पहले डेफिनेशन लिखो और क्या करना, ये चीज को यहां लिख देता हूं मैं नोट्स करके। R1 इज इक्वल्स टू R2 but vector R1 is not equal to vector R2। चलो हुआ क्या?
रेडी? अब अगला पार्ट आ रहा है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। जब हम यहां वर्ड डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा फोकस है लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर। किस पर फोकस है बेटा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो हमें सिर्फ लीनियर डिस्प्लेसमेंट पे ध्यान देना है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेरी सिंपल। मैं कहूँगा ये सब भूल जाओ, थोड़ी देर पहले याद करो। आपने कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले आपने मोशन स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़े थे, उसमें भी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आया था। मैं बोलूँगा सिंपल सिंपल बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो आप कहेंगे बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। एक तो है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक ऑब्जेक्ट का मोशन एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा एक छोटा डेफिनेशन ये आता है कि एक ऑब्जेक्ट के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अगेन मैं कहूँगा देखो मेरा पार्टिकल पहले इमेजिन कर लो यहाँ था, फिर बाद में वो यहाँ चला गया, है ना? तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, तुम ए से बी पर चले गए टाइम टी में, तो इस पोजीशन में ये जो ब्लू डॉटेड लाइन मैंने बनाया है, सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन बनाया है, तो ये सीधी जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? तो ये रिप्रेजेंट करती है डिस्प्लेसमेंट। क्या रिप्रेजेंट करती है? डिस्प्लेसमेंट, है ना? आई बात समझ में? तो ये तो चलो समझ में आ गया कि ये डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करती है, मगर हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो वैसे ही जैसे पहले करते थे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ठीक है, थोड़ा सा डेफिनेशन टाइप लिख लेते हैं पहले। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल position of the particle is called as displacement। तो भैया पार्टिकल का जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में का सबसे छोटा डिस्टेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब ऐसा है कि मैं कहूँगा पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन क्या है, तो मैं बोलूँ देखूंगा देखो भाई पोजीशन बताने वाला वेक्टर कौन है? रेडियस वेक्टर। तो बोले इनिशियल पोजीशन क्या है? वेक्टर r1, और फाइनल पोजीशन क्या है? वेक्टर r2। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि भाई देखो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो रहेगा क्या? तो वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, जिसको आप डेल्टा वेक्टर r बोल सकते हैं, जिसको आप क्या बोल सकते हैं? डेल्टा वेक्टर r। अच्छा ठीक है, ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो भाई देखो याद करो आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर चैप्टर पढ़े थे? चलो थोड़ा सा याद दिला देता हूं कुछ चीजें आपको। आई थिंक इधर का तो हो चुका हूं ना आपका रेडियस वेक्टर का लिखने का, ये हो गया ना लिखना? देखो चलो कुछ चीजें याद करते हैं, पुरानी बातें। कहाँ सर पुरानी बातों क्यों खोद रहे हो? मट्टी डालो पुरानी बातों पे। बोले देखो कुछ याद करो, ये ऐसा वेक्टर P था, ऐसा वेक्टर Q था, और आपका ऐसा वेक्टर था, ये अपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा, सॉरी माय मिस्टेक, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा। वेक्टर P था, वेक्टर Q था, है ना? और देखो यहां पर अगर आपको याद होगा, अपन ने जब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े थे, उसी के बाद मैंने आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ाया था, इफ यू रिमेंबर। अगर मैं बोलूं कि देखो वेक्टर P माइनस वेक्टर Q करना है, वेक्टर P देखो वेक्टर P प्लस वेक्टर Q करना है, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे आता था? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। कुछ याद आया? जिसमें थीटा इन दोनों के बीच में का एंगल हुआ करता था, है ना? अगर वेक्टर P प्लस वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आपको फॉर्मूला ये था,
और अगर वेक्टर p माइनस वेक्टर q या वेक्टर q माइनस वेक्टर p जो भी लेना लो, जैसे वेक्टर q माइनस वेक्टर p का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये फॉर्मूले में बदलाव आ गया था, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। कुछ याद आया? नहीं याद आया है ना? तो भैया p प्लस q का मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये, q माइनस p या p माइनस q का मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये फॉर्मूला है ना? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स है, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स है। ये पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन के बाद आपने पढ़े थे, है ना? अब बात ऐसी है, ठीक है, यही रूल आपको उधर भी लगाना है, यही रूल आपको उधर भी लगाना है। जैसे यहां P था वहां R1 है, जैसे यहां Q था वहां R2 है, तो भैया ये फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। तो मैं कहूंगा देखो डेल्टा वेक्टर R को आप क्या लिखोगे, तो डेल्टा वेक्टर R के मैग्नीट्यूड को आप क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस R1 R2 कॉस ऑफ थीटा। सॉरी, मैं तुमको चेक कर रहा था, है ना? तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस R1 R2 कॉस थीटा। अब यहां एक ऐसी चीज आने वाली है जो वेक्टर चैप्टर में या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स के टाइम मैं ऑलरेडी तुमको पढ़ा चुका हूं, यही चीज मैंने तुमको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगर तुम्हारी याददाश्त अच्छी है तो तुमको वो चीज याद आ जाएगी। इसके आगे आपको याद होगा मैंने ऐसा ही एक लिया था प्रॉब्लम, जिसमें मैंने कहा था कि इफ R1 इज इक्वल्स टू R2 तो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R यानी डेल्टा R की वैल्यू क्या होगी, है ना? तो देखो थोड़ा थोड़ा करके आ जाएगा याद आपको। देखो यहां पर हम ये बात जानते हैं कि वेक्टर R1 वेक्टर R2 के तो बराबर नहीं है, वेक्टर R1 वेक्टर R2 के बराबर नहीं है, मगर जब ये मैग्नीट्यूड आप निकालते हो तो इस फॉर्मूले में जो जो भी R1 R2 आ रहा है वो सब मैग्नीट्यूड है। तो मैं ये जानता हूं कि वेक्टर R1 इज नॉट इक्वल टू वेक्टर R2 बट ओनली R1 इज इक्वल टू R2, सिर्फ R1 R2 के बराबर है, जिसको सिर्फ आप क्या लिख सकते, ओनली R लिख सकते। अब अगर R1 और R2 सेम है तो अलग अलग काय को लिख रहे, R ही लिखो। तो फिर मैं कहूंगा ठीक है, तो डेल्टा वेक्टर R यानी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर कॉस थीटा। समझा? ठीक है। अब ये R स्क्वायर और R स्क्वायर क्या हो जाएगा, चलो सिर्फ डेल्टा R लिख देते हैं, तो अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर कॉस थीटा। यहां से आज 2 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर को कॉमन निकालो, तो 2 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। चलो ठीक है, मान लिए R स्क्वायर को बाहर निकालो, तो डेल्टा R इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। फिर मैं कहूंगा देखो याद करो ये फॉर्मूला, तीन फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के याद करो। कौन से तीन फॉर्मूले? देखो कॉस ऑफ 2 थीटा, इसे आप क्या लिख सकते हैं, देखो बोले आप तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोले हाँ बिल्कुल। तो यहाँ अगर एंगल 2 थीटा है तो यहाँ एंगल क्या आ रहा है, थीटा। तो वही अगर सोचो, अगर सिर्फ कॉस थीटा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। भाई समझो ये बात को, कॉस 2 थीटा का ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा ये तीन ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं, है ना? हम लोग ने शुरू में पढ़े थे, एकदम स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था, दूसरे तीसरे दिन की बात होगी, तीसरे चौथे दिन की जब क्लास स्टार्ट हुई थी अपनी, पहले इंडाइसेस पढ़े थे, है ना? जो एकदम शुरू में और स्टार्टिंग में हमको मालूम होगा, है ना? तो इंडाइसेस पढ़े थे, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, पहले से बेसिक बढ़ाया था, फिर उसी के बाद ये फॉर्मूले आए थे। तो कॉस ऑफ 2 थीटा के ये तीन फॉर्मूले, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नहीं याद है तो अब याद रखो, है ना? जब आप ये लिखेंगे कहीं तो ये साइड में ये पूरा लिख कर रखना, है ना? कहीं साइड में
ऐसा लिख कर रखो बॉक्स बनाकर कि भैया अपने को याद रहना चाहिए कि यहाँ से आया, ये जन्म यहाँ से हुआ इसका। तो भाई ठीक है, यहाँ जो भी एंगल था इसका आधा एंगल यहाँ था, तो यहाँ अब एंगल क्या है, अब बोलो बोलो क्या एंगल है, थीटा। तो अब यहाँ उसके आधे आधे एंगल होंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस कॉस थीटा के जगह, यानी इस कॉस थीटा की जगह ये नीचे वाला डालूंगा, है ना। अब जब ये वाली वैल्यू मैं पुट अप करूंगा तो उसमें थोड़ा सा रूप चेंज हो जाएगा। मैं इसको इरेज करने वाला हूं, तो आप कहीं कॉर्नर में ये इतना पार्ट लिख डालो, पहले बॉक्स बना के एक छोटा सा कॉर्नर में ये इतना पार्ट लिख डालो, क्योंकि मैं उसको अब मिटाने वाला हूं। अमजद सर, नहीं, पानी, पानी दा, वो बेटा तो देखो कॉस थीटा के नीचे जगह ये रखेंगे अपन, तो डेल्टा आर इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो कॉस थीटा के जगह आपने ये वाला टर्म रखा, तो अब आगे क्या, डेल्टा आर इज इक्वल्स टू आर अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 1, ये माइनस साइन को अंदर घुसाओ, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, फिर बचेगा क्या, फिर बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आर अंडर रूट ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, साइन स्क्वायर का रूट क्या होता है, ओनली साइन। तो ये अब क्या हो जाएगा, डेल्टा आर इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई बाय 2 साइन थीटा बाई 2। थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे रीअरेंज करके, तो वो हो जाएगा ट्वाइस आर साइन थीटा बाई 2। अगर आप लोग लगातार रिवाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं प्रॉपरली, तो आपको याद आएगा, ये टेक्स्ट बुक में आपको, सॉरी नोटबुक में आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है कि नहीं, ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ये चेंज इन रेडियस वेक्टर। मैंने बताया था सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स का एग्जांपल बताया था, और मैंने ये भी कहा था कि तुमको मोशन इन अ प्लेन चैप्टर में आएगा, यानी सर्कुलर मोशन चैप्टर में आएगा ये, है ना। तो अब वापस आया ये, ऐसी चीज़ें बार बार घुमा फिरा के आती रहती है, बार बार आती रहती है चीज़ें। तो देखो बेटा, इसको एज अ जस्ट टॉपिक मत लो, उसको थोड़ा नॉलेज के साथ लो कि सब्ट्रैक्शन करते हैं और अगर मैग्नीट्यूड सेम होता है तो कैसे आएगा, ट्वाइस आर साइन थीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूले से आप इजीली डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। जल्दी जल्दी लिख लीजिए।
आज पूरे वेरिएबल्स को निपटाना है, क्योंकि इंशाल्लाह अगले संडे को सर्कुलर मोशन पे टेस्ट रहेगा। किसी ने मॉड्यूल लाया है क्या मोशन इन अ प्लेन की? मोशन इन अ प्लेन मॉड्यूल सब साथ में लेकर आएंगे, क्योंकि मैं रोज़ आपको होमवर्क दूंगा, उसमें 10-10 क्वेश्चंस कि आज आपको इतना करना है, आज आपको इतना करना है ना, वो भी करना है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ नेशनल लेवल एग्जाम, है ना, आपको बिहेव उस तरह से करना पड़ेगा। किसी यूपीएससी एस्पायरेंट से पूछो वो घर बैठे आराम से कुछ कर सकता क्या? नहीं, उसको मेहनत करना पड़ती, तब जाके उसका सिलेक्शन होता। यूपीएससी में भी तो 7-8 लाख रहते हैं, उसमें से 1000 सीट्स है, चलो उतना ही आएगा रेशियो अगर देखा जाए तो, है ना। मगर यहाँ तो भाई 20-21 लाख लोग हैं। और तुम्हारा जो एग्ज़ाम है वर्ल्ड के टॉप 10 में भी नहीं आता। क्या हुआ? योर हार्ड वर्क इज ओनली हार्ड फॉर यू, नॉट एज कंपेयर टू दी अदर्स। ओके, फॉर whom? Okay, if you say so, it is the toughest exam, then let it be so. जैसे एक फादर, एक मेरे रिलेटिव है, बहस करने चालू, बोले नीट जेई से हार्ड है, नीट जेई से हार्ड है, उनका बेटा नीट दे रहा है ना, इसलिए नीट बोले जेई से हार्ड है, जेई कुछ भी नहीं है बोले। मैंने बोला भाई वो टॉप 10 में भी नहीं आता है ना। वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम जो है कौन सा है? वर्ल्ड का बोल रहा, मैं इंडिया का नहीं बोल रहा। चाइना का है गाओकाओ, गाओकाओ, वो इतना है कि उसमें 50,000 में से एक का सिलेक्शन होता, 50,000 में से एक का सिलेक्शन होता। लोग उसके लिए, मतलब जैसे आईआईटी के बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं ना, उसके एग्जाम्स के लिए होता है वो, लोग उसको 40-50 साल की उम्र तक एग्जाम देते उसका। और फिर उसके बाद जो सेकंड, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड में सेकंड रैंकिंग पे जो आता है जेडब्ल्यू मेन एंड एडवांस, एडवांस पकड़ के चलो तो अच्छा रहेगा, ये वर्ल्ड की सेकंड रैंकिंग है। फिर थर्ड रैंकिंग पे आता है यूपीएससी, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इंडिया के, है ना। फिर उसके बाद में चौथे 5वें रैंक पे और दूसरे मेंसा फेंसा और कोई सारे अमेरिका के उसके कुछ एग्जाम्स हैं वो आते हैं। तुम अगर लिस्ट देखोगे ना, नीट जो है टॉप 10 में भी नहीं है। तो अब अगर तुमको नीट टफ लग रहा, नहीं, नीट के अंदर टफनेस क्या है बस मालूम क्या है? कंपटीशन। सिर्फ इतना है कि उसको लोग जो है ज्यादा है, लोग देने वाले, है कि नहीं। जैसे कि अगर मान लो आपका जो टोटल मार्क्स कितने का रहता है भाई जेई का? 300 में से अगर 150 मिल गया आपको, 50% जेडब्ल्यू मेन में, तो एक बहुत अच्छा कॉलेज तुमको मिल जाएगा इंजीनियरिंग का। यहाँ 720 में से 360 मिलेंगे तो मुश्किल से बीएचएमएस, कोई ठीक ठाक बीएचएमएस कॉलेज मिलेगा। तो बस ये एक प्रॉब्लम है, टफनेस यहाँ सिर्फ यह है कि कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि 100 में से 98 बच्चे जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है आप इंजीनियरिंग, अब जैसे अभी कल की बात है, कल पुणे एक बच्चा जो कहा जाएगा पुराना एक स्टूडेंट है एकदम, तो वो जस्ट मुझे मिला, पुणे से आया, जस्ट मैं रेलवे स्टेशन पे था खड़ा हुआ अपने रिलेटिव्स को लेने के लिए, तो जस्ट वो आया, मिला मेरे से, सलाम दुआ हुई, वैसे बताया कि सर मैं अभी डेवलपर की तरह काम कर रहा हूँ, बोले मैं अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुका हूँ ऐसा। तो उस वक्त था कुछ पुराने स्टूडेंट्स जो थे, हम लोग को आज से कुछ सही कहेंगे तो कोविड से भी पहले की बात, थोड़ा वहाँ पर बच्चे बहुत सारे जो थे इंजीनियरिंग को वो करते थे, प्रेफर करते थे। अगर 100 बच्चे हैं तो 40 के आसपास बच्चे इंजीनियरिंग करते थे और 60 के आसपास जो बच्चे हैं मेडिकल को चूज़ करते थे।
अच्छी उनकी जर्नी है, वो अच्छा खासा कमा रहे हैं, है ना। मगर अब क्या है, उठे के सूठे साले 100 में से 98 बच्चे बोले तो क्या, मेडिकल 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 मेडिकल। वो मेडिकल बोल बोल के मेडिकल ही खोल के बैठता, फिर डॉक्टर तो बनता नहीं, है ना। तो करो तो फिर देखो तुम्हारा टफनेस ये है, कंपटीशन बहुत है, तुमको बहुत करना पड़ेगा, है ना। बहुत लोगों को पीछे करके जाना पड़ेगा। अगर अब इंडिया सॉरी महाराष्ट्र अलोन में अगर कहा जाएगा, पिछली बार 2,77,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए थे, अराउंड 2,80,000 पकड़ लो। 2,80,000 स्टूडेंट्स ने अगर आपको एग्जाम दिए तो आपको 2,76,000 स्टूडेंट्स को पीछे करके जाएंगे तो आपको लोअर मोस्ट सीट्स मिलेगी। इतने लोगों को पीछे करके जाना पड़ेगा, और उसमें से कई सारे बच्चे हैं जो बहुत जान तोड़ के मेहनत कर रहे हैं, तो सुकून से आराम से वो नहीं होता है ना। यहाँ पॉपुलेशन अपने यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ये चीज़ का कंपटीशन बहुत बढ़ गया, है ना। वहीं आप कनाडा जाओगे तो आपको इतना कंपटीशन नहीं मिलेगा, आपको आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत पुरानी बात है, जब एमपी छत्तीसगढ़ में, मेरी पैदाइश छत्तीसगढ़ की है, बिलासपुर की, तो वहाँ पर मेरी फ्रेंड है जो मेरे साथ की एज की थी वो, तो उसका मेडिकल के लिए वो एग्ज़ाम प्रेफर कर रही थी, और वहाँ इतना बोलबाला नहीं था मेडिकल का, इतना ज़्यादा उस चीज़ को नहीं था। मुझे मालूम है पढ़ाई में वो कैसी थी, मगर उसने बस थोड़ा बहुत उसने मेहनत करी और उसका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो गया, आराम से हो गया। वहाँ कंपटीशन कम था, इसलिए आराम से हो गया। उस वक्त महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा धूम चालू थी, है ना। मेरा तो था ही नहीं मेडिकल, मगर मैंने देखा कई लोगों को कितनी मुश्किल से जा रहा है मेडिकल में सिलेक्शन। आज तो वो एमडी हो गई, एमबीबीएस एमडी, और उसको वही जो उसके हस्बैंड भी जो है वो जो बताया था बीच में, यूके का मैनचेस्टर से उसको उसका हो चुका था सिलेक्शन, वहाँ पर जाके जॉब भी कर रहा था कोविड के टाइम मैनचेस्टर में, मगर उसकी पूरी फैमिली उसके अंदर कोविड के टाइम ख़त्म हो गई, सिर्फ उसकी मम्मी पापा बचे, तो उसको वापस आना पड़ा वो जॉब छोड़कर, है ना। बहुत ज़बरदस्त उन लोग का अर्निंग है। तो अब ऐसा है कि भाई वो कंपटीशन कम था, इसलिए जल्दी सिलेक्शन हो गया। अब कंपटीशन आपका जो है बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मैंने जो आपको कराया, आपको 100 बार जो क्वेश्चन से आंसर सॉल्यूशन लिखने के मैं लगा रहा हूँ, क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि भैया आपको मैंने जता के बोला था कि अच्छे से प्रिपेयर करो, ये करो वो करो, मगर आप फिर भी उसकी कर नहीं रहे। आप ठंडे बस्ते में डालते यार फिजिक्स को, है ना। सिचुएशन ये होगी, तुम वही मेडिकल खोल के बैठोगे आखिर में, है ना। या बहुत एक क्या होगा, BHMS BUMS करोगे। मैं नहीं चाहता ऐसा करो, आप चाहता मैं कि आप MBBS बनो, है ना, MS बनो, MD बनो, आगे जाके आपके नाम के आगे लगे, है ना, MS MD फलाना हमकाना ढिमकाना, है ना। चलो वाह, इधर का हो गया पार्ट, इधर का हो गया ना। ए बेटा अब इधर ध्यान दो। अभी आपने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, अब आप पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में। बहुत आसान है डिस्टेंस तो, एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर, और वो गोल गोल घूमते घूमते ए से बी पे जाता है इन टाइम t, और हमने देखा उस दौरान उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हुआ था या एंगल से जो ट्रेस किया था वो थीटा था। अब हम कहेंगे डिस्टेंस कितना कवर किया उसने। तो देखो बेटा, डिस्टेंस जो कवर किया उसने, d जिससे मैं रिप्रेजेंट करूंगा, डिस्टेंस वो होता है कि जिस रास्ते से आप चल के गए हो उस रास्ते की असल लंबाई। तो मैं कहूंगा कि मैं तो यहां से चलता गया हूं, पार्टिकल बोलेगा मैं यहां से चलता 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 आगे तक के गया हूं। अगर आप यहां से चलते हुए आगे तक गए हो तो मैं कहूंगा इस आर्क की जो लंबाई होगी, इस आर्क की जो लंबाई होगी वही कहलाएगी आपकी डिस्टेंस, है ना। तो मैं कहूंगा, आगे डेफिनेशन लिखते टाइम, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ
followed by the particle is called as distance। जिस रास्ते से आप चल के गए हो उस रास्ते की असल लंबाई, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। बीच के कोई एक पॉइंट को चलो मैं x दे देता हूं। मैं x इसलिए दे रहा हूं कि मैं अगर आर्क ए बी बोलूंगा तो यहां से भी गए तो आर्क ए बी हो जाएगा और यहां से भी गए तो आर्क ए बी होगा। तो चलो इसको x और ये वाले पॉइंट को y। तो मैं कहूंगा कि देखो भाई, डिस्टेंस जो होगा जिसको आप स्मॉल d से रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो रहेगा लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ए एक्स बी, सॉरी, लेंथ ऑफ आर्क ए एक्स बी, इसे आप डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, मगर आपको अगर याद होगा कि भैया हम सर्कुलर मोशन चैप्टर जब 10वीं में पढ़े थे, तो जब सर्कल नाम का एक चैप्टर आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, तो देखो भैया ये ए, ये बी, या फिर जो मान लो कि आर्क लेंथ एक्स से रिप्रेजेंट करते थे, ये रेडियस और ये थीटा। तो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला आपने पढ़े हैं 10वीं में, 10वीं का फॉर्मूला है, नहीं पढ़े हैं तो अब ध्यान दो कि अभी कोई भी अगर सर्कल रहा, कोई भी अगर सर्कल रहा और ये एक क्या है, आर्क है, और इस आर्क ने सेंटर के अंदर कितना एंगल बनाया, थीटा। तो इस आर्क की लंबाई और इस एंगल में क्या रिलेशन आता है, तो थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। ये बहुत बार यूज होने वाला है, जिसको मालूम है अच्छी बात है, जिसको नहीं मालूम है ये फिर से याद कर लो। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर। एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। क्या बोलेंगे बेटा, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। वंस अगेन, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो अब मैं कहूंगा ठीक है, डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क है। तो अगर ये लेंथ ऑफ द आर्क है तो क्या मैं इसको थीटा इंटू आर नहीं बोल सकता, है ना? तो मैं यहां लिख सकता हूं इट विल बी थीटा इंटू आर। तो ये मेरे पास जो फॉर्मूला आया है, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आया है, थीटा इंटू आर, या फिर जिसको हम लोग कहेंगे आर इंटू थीटा। ओके, लिख लो। इधर का हो गया पार्ट।
इधर का हुआ 1/sin थीटा क्या होता? कोसेक थीटा। रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज कोसेक थीटा। तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बाई 2, है ना। इसका रेशियो ले लिया हमने बस यहाँ पे। जनरली इस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं देख लेते हैं। दे देना। तो देखो ये क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे। कंसिडर करो एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना, ऑफ रेडियस 2 मीटर। तो उस पार्टिकल का आप डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करो और डिस्टेंस भी कैलकुलेट करो। द एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर इज 90 डिग्री। सबसे पहले तो मैं देखूंगा क्या क्या दिया हुआ है मुझे। तो मैं देखूंगा मुझे जो दिया गया है, सबसे पहले तो रेडियस दिया गया है और वो दिया गया है 2 मीटर्स, और एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर कितना है 90 डिग्री। मगर यहाँ हम उसको π/2 रेडियन भी कह सकते, चलो ठीक है ना, चल जाएगा, 90 डिग्री लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट, तो भैया डिस्प्लेसमेंट आप ऐसा निकालोगे, हमारे पास उसका फॉर्मूला है ट्वाइस आर साइन थीटा बाय 2, है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ आर, आर की वैल्यू क्या है बेटा 2 मीटर्स। तो साइन थीटा बाय 2 क्या होगा? साइन 90 का आधा क्या होता 45, तो ये हो जाएगा साइन 45। ओके, और साइन 45 कितना हो? साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 45, है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है साइन ही है ना, हाँ स्क्वायर हट गया था, वो रूट हटने के बाद साइन हट गया था, फिर उसके बाद साइन 45। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो भाई आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय रूट अपॉन में √2। अब देखो आपको याद आना चाहिए x अपॉन √x क्या होता है? ओनली √x। x अपॉन √x क्या होता है? ओनली √x। तो 2 अपॉन √2 क्या होगा? ओनली √2। तो मैं ये 2 को √2 से कैंसिल करके लिख सकता हूं ओनली 2√2। तो ये तो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हुआ बेटा? डिस्प्लेसमेंट। अब रही बात आपको क्या अगला क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस। तो बोले वो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, देख लो। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू
आर इंटू थीटा, है ना। आर कितना है तो बोले 2 मीटर्स है, थीटा कितना है उसको रेडियंस में डालो, π/2 रेडियंस में डालना। जब भी आप डिस्टेंस कैलकुलेट करें ना थीटा को रेडियंस में डालना, तो 2 और 2 कैलकुलेट कैंसिल, और ये पाई मीटर्स यानी कि 3.14 मीटर्स, है ना। इस तरह से आंसर आएगा इसका। ये डिस्टेंस है। सिंपली करना क्या था, आर इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू आपको रेडियन में डालना है, ये बात को ध्यान में रखना, है ना। लिख लो। डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला समझ में आ गया, क्या फॉर्मूला है, ट्वाइस आर साइन थीटा/2। हो सकता है इसे डिस्प्लेसमेंट ना बोलकर वो बोले चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेगा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। भाई बताओ चेंज इन पोजीशन वेक्टर कितना होगा, तो ऐसा भी बोल सकता है वह। नहीं तो आपको पता चला कि उसने दिया, बोला चेंज इन पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, आप घूम रहे, बोले सामने तो पढ़ा ही नहीं, है ना। अरे भैया वही है ना, वो डिस्प्लेसमेंट कुछ बोलेंगे चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चलो हुआ, नेक्स्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नहीं हुआ अभी तक के, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ तो आप, बहुत स्लो हो जाता है। मैंने ग्रुप पे नोट्स को सबको ट्रांसफ़र कर दिया है। मुझे कल सभी के पास वो नोट्स भी चाहिए और मॉड्यूल भी चाहिए मोशन ऑफ प्लेन का, है ना, क्योंकि मैं उसमें होमवर्क भी दूंगा और आपको वो नोट्स में से रीडिंग भी करना है प्रॉपर। चलो हो गया, नेक्स्ट पार्ट। अगला पार्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो अगेन हम कंसिडर करेंगे आपका पार्टिकल है, अरे यार ढंग का सर्कल बना ले यार आलू के जैसे ही बनते जा रहा हो। देख भाई, एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मान लो इस सर्कल का सेंटर ये है, अब पार्टिकल एट एनी टाइम टी इस पोजीशन ए पर था, एट एनी टाइम टी, या फिर इनिशियली एट टी इक्वल्स टू 0, टी इक्वल्स टू 0 पे मान लो यहां पर था वो, फिर थोड़ी देर के बाद वो पार्टिकल यहां पहुंचा, एट टाइम टी यहां पर पहुंचा। उस दौरान आपके इस रेडियस वेक्टर ने जो एंगल ट्रेस किया है विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसको ही कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझो बात को,
एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, हम कहेंगे रेडियस वेक्टर कहाँ है, बोले यहाँ है ना, और कुछ देर के बाद वो यहाँ पहुंचा, तो इस रेडियस वेक्टर ने जो एंगल ट्रेस किया होगा, एंगल जो बनाया होगा अपनी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में, तो इसी एंगल को क्या कहा जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसे थीटा या डेल थीटा या डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ भी बोल सकते हैं अपन, थीटा, डेल थीटा, डेल्टा थीटा, है ना। डेल थीटा जनरली थीटा, डेल थीटा या डेल्टा थीटा, है ना। जनरली थीटा, देखो डेल थीटा कब इस्तेमाल होता है, या फिर डी थीटा भी बोल सकते हैं आप उसको, सबसे अच्छा इसको डी थीटा भी बोल सकते हैं। ये तब इस्तेमाल होता है जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है कि नहीं, तब यूज होता है यहाँ पे। कोई लोग पूछेंगे सर थीटा और डेल्टा थीटा में क्या फर्क है, एक तरह से देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है ना। सिर्फ थीटा में ये मान के चलते हैं हम लोग कि इनिशियल एंगल 0 है। बोले ये कैसा, देखो इमेजिन करो, इसको आप एक्स एक्सिस समझ के चलो, एक्स एक्सिस समझ के चलो, और मेरा पार्टिकल यहां पर है ना। मैं बोलूंगा पार्टिकल यहां है, ये इसका ब्लू कलर की पेन क्या है, रेडियस वेक्टर है, और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। ओके ठीक है, हम सारे एंगल एक्स एक्सिस से गिनने वाले हैं। अच्छा तो बताओ भैया पहले एंगल कितना है, 0 है। मान लो कि मैं बोलता हूं पार्टिकल इधर चला गया और अब एंगल बना है 60 डिग्री। एंगल कितना बना है, 60 डिग्री। मैं आपसे पूछूंगा भाई बताओ तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, 60 डिग्री का बोलेंगे आप, है ना। आप सिंपल क्या बोलेंगे, 60 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। आई बात समझ में। अब देखो एक और बात, अब इमेजिन करो पार्टिकल यहाँ है, सब लोग गौर से देखो, पार्टिकल कहाँ है, यहाँ है, ये यहाँ पर है, ये एक्स एक्सिस है, ये ब्लैक पेन क्या है, एक्स एक्सिस है, पार्टिकल यहाँ है। ये अब कितना एंगल बना रहा है, तो बोले 30 डिग्री। कितना बना रहा है, 30 डिग्री, है ना। और अब वो यहाँ चला गया पार्टिकल, अब एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हो गया ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हुआ ना। फिर से देखो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, अब 90 डिग्री। मैं तुमसे पूछूंगा उसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, 60 डिग्री का, 90 माइनस 30 करोगे आप। तो अब यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेकंड केस में आपने निकालने के लिए क्या किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल के 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री बोले। पिछले वाले केस में आपने डायरेक्ट 60 बोल दिए थे, क्योंकि पहले वाला क्या था, 0 था। तो ऐसा सिचुएशन जब होता है कि भैया पहले वाला 0 था, अब डायरेक्ट कोई एक वैल्यू आई है, तो उसको ऐसा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर सपोज करो पहले एक एंगल था, दूसरा कुछ एंगल हुआ, है ना, तो उसको हम लोग डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप थीटा लिखो कि डेल्टा थीटा लिखो, है ना, एक ही बात होती है, वो दोनों का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही होता है। हम थीटा लेके चलेंगे। आपको अगर कभी नोट्स में गलती या फिर किसी किताब में डेल्टा थीटा लिखा हुआ आ जाए तो आप ये मत समझो कि शायद ये कुछ और चीज़ है, वो वही चीज़ है ना, सिर्फ देखने का नज़रिया अलग है। तो चलो ठीक है, हमने कहा कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो एक रेडियस वेक्टर जो उसका एंगल ट्रेस करेगा विद इन द टाइम t, उसे हम लोग कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं और यहां से अब डेफिनेशन को लर्न करना भी चालू कर दो। स्टेट बोर्ड, द एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर in the given time interval, तो एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर इन द गिवन टाइम इंटरवल फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर motion is called as angular displacement, जिसको आप थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
हुआ? अब देखो थीटा अगर आपको निकालना है तो थीटा सिंपल सा एक एंगल है जिसको आप आर्क लेंथ अपॉन रेडियस से निकाल सकते हैं। आर्क लेंथ को एक्स से या एस से या डी से आप जिससे रिप्रेजेंट करना है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो अब क्या लेते हैं अपन यहाँ पे, चलो मैं एक्स ले लेता हूँ फिलहाल अभी आर्क लेंथ को, है ना। तो वो जो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है तो थीटा इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे एक्स अपॉन आर, या फिर एस है किताबों में, मेरी नोट्स में मेरी एस है तो मैं एस लिख लेता हूँ, चलो क्योंकि मेरी नोट्स में एस है वो दिया हुआ। तो थीटा इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर, देखो एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, आर इंटू थीटा। एस इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। अब ऐसा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ कोर्स अ वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ कोर्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका कोई ना कोई क्या होगा, डायरेक्शन होगा। मगर इसे कहा गया है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एन एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या बात हुई, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी, कुछ समझा नहीं मेरे को। देखते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is an axial vector quantity। बोले वो एक एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी है। बोले वो क्या है यार ये एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन एक्सिस के साथ हो। बोले ऐसा कैसा एक्सिस के साथ हो, बोले देखो समझो बात को। मान लो यहां मैंने एक बड़ा सा स्क्रू ले लिया है, स्क्रू मालूम है ना, वो कसने का स्क्रू है ना। तो एक स्क्रू ले लिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, इस स्क्रू को अंदर की तरफ ढकेलना है। तो ये दिया तुम्हारे हाथ में एक बड़ा सा पेचकस और मैंने बोला भैया इसको अंदर की तरफ मेरे को भेजना है, तुम बताओ उसको कैसे घुमाओगे आप, किधर कैसे घुमाओ, अपने हाथ के एक्शन करके बता दो। क्लॉकवाइज ऐसा। तो तुमको मालूम है अगर इसको आगे ढकेलना है तो तुमको उसको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, है कि नहीं। तुम्हारे पास वो एक बचपन में का वो भिंगरी आई होंगी वो घुमाने की गोल, वो हवा में है ना, तुमको उसको ऊपर भेजना है तो क्या करते, है कि नहीं। इस तरह से आप करते और वो ऊपर उठते हुए जाता है। मगर प्रॉब्लम ये है कि देखो ज़्यादातर मैकेनिक्स के जो प्रॉपर्टीज या ज़्यादातर तो मैकेनिकल चीज़ें हैं वो इसी रूल को फॉलो करती है। मैंने कहा ज़्यादातर हर चीज़ में। जैसे अगर इसी मार्कर को अगर आप ले लेंगे, अगर किसी भी पर्सन के बाद मैंने ये मार्कर पहली बार दिया, पहली बार उसके हाथ में आया, तो इसको खोलने की कोशिश करेगा जब वो, तो नहीं खुलेगा, है ना, क्योंकि ये थोड़ा उल्टा जाता है, इसको ऐसा घुमाना पड़ता है तब जाके वो खुलता है ऊपर। और देखो मेरा हाथ कैसे अटक रहा है, यहाँ पे अड़चन हो रही। तो ये असल में गलत तरीका हो जाता है, इसको जनरली ऐसा ही ओपन करना चाहिए था, मगर वो ट्रेडमार्क बनता गया, है ना, एक बार किसी ने बना दिया और वो ट्रेडमार्क बनता गया और बनते बनते फिर वो उसी को फॉलो हो रहे, सब कर रहे हैं। तो भैया ठीक है, ये इस तरह से ओपन करना पड़ता है इसको। तो हम ये बात जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब ऐसा गोल घूमेगी तो उसका डायरेक्शन ऑलमोस्ट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। उसका डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट उसका ऊपर की तरफ, वो घूमेगा गोल ऐसा, मगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट उसका ऊपर की तरफ होगा। तो वही बात हो रही है यहां पर कि भैया ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और अगर उसका वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन होगा, और उसका जो डायरेक्शन है वो दिया जाता है बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल। तो मैं कहूंगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एन एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी whose direction is represented by right hand
स्क्रू, राइट हैंड स्क्रू या फिर थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल या फिर थंब रूल। जैसे कि एक स्क्रू होता है जिसको अगर मैं देखूंगा इस तरह से, कुछ उसका स्क्रू का बेस कुछ इस तरह से होगा, है ना। तो जब आप इसे गोल 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 घुमाओगे इस तरह से, तो मैं देखूंगा कि भैया उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, है ना। और या फिर उसको समझने के लिए, अब यार ये थंब बनाना मुझको मुश्किल जाएगा, समझ जाओ आप, है ना। तो थंब, अरे वाह अंगूठा कितना बड़ा है उसका। तो भैया राइट हैंड थंब रूल। तो अगर कोई पार्टिकल ऐसा रोटेट करता है ना, रोटेट सॉरी सर्कल परफॉर्म करता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो अंगूठा जिस तरफ जाएगा उस तरफ उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको कहते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल। आई बात समझ में? ये मत बनाना, वो जस्ट ऐसे ही बना दिया मैंने, तुम डायरेक्ट लिखो, है ना। हुज डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। मतलब ये हुआ कि अगर कोई पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये इसका रेडियस वेक्टर है, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा। इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो अभी आपका पर्टिकुलरली इस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ होगा। आई बात समझ में आपको? ठीक है, लिखो। अच्छा, ये डेफिनेशन लिखना हुआ क्या सभी का? किसी का बाकी है? मैं इरेज करने जा रहा हूं क्योंकि चलो बेटा इधर ध्यान देना। अब अगर मैं रिलेशन बिटवीन एस एंड थीटा निकालना चाहता हूँ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आप बोलेंगे सर लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहाँ, वो तो आर्क लेंथ था, वो तो डिस्टेंस होना चाहिए, है ना। आप तो उसको अभी लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हो क्योंकि मैंने आर्क लेंथ लिया था ना, और आर्क लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस होता है। मगर अगर पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा सा हुआ होगा, पार्टिकल बस ये यहाँ से यहाँ आया होगा, तो अगर ये बहुत ज़रा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा तो तकरीबन तकरीबन ये लाइन स्ट्रेट होगी, है ना। तकरीबन तकरीबन लाइन कैसी भी स्ट्रेट होगी। तो उस वक्त डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? सेम होता है। तो मैंने यहाँ लिखा ना फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो इसीलिए इसमें मैं थोड़ा कह सकता हूँ कि वो दोनों एक ही बात है करके, है ना। मगर एक्चुअल में एक ही बात नहीं होता। छोटे डिस्प्लेसमेंट में आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे हैं? सेम है। मगर अगर बड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो भैया ये आर्क लेंथ, ये डिस्टेंस होगा और ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये दोनों अब अलग अलग आएंगे, है ना। मगर मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो बोले मुझे वेक्टर फॉर्म में एस और थीटा का रिलेशन निकालना है। बोले अब कैसे लिखूंगा मैं? तो बोले देखो, अब वेक्टर में कभी डिवीजन नहीं होता, वेक्टर कभी आप डिवाइड करके नहीं लिखते,
तीनों, क्योंकि तीनों की तीनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। वेक्टर में सिर्फ 3 मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। कभी 2 वेक्टर्स को आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 वेक्टर्स को डिवाइड नहीं कर सकते। आपने पढ़ा नहीं है इसके बारे में। तो मैं कहूंगा ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो अभी मैंने देखा, देखो s इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, लिखना नहीं है अभी, ये स्केलर फॉर्म में है। तो उनमें से एक तो ये वाला सही होगा या फिर ये वाला सही होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं लिखना नहीं ये वाला पार्ट, हमें भी चेक कर रहे हैं सही कौन सा इक्वेशन है। एक तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा, क्योंकि देखो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। 2 वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आंसर भी एक वेक्टर क्वांटिटी आता हो तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। याद आया? प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। अगर 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसको बेटा? 2 वेक्टर को, और आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आ रहा है तो उसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो और आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां होने वाला है क्रॉस प्रोडक्ट। फिर अगर आपकी याददाश्त अच्छी है तो उसमें बताया था मैंने कि क्रॉस प्रोडक्ट में सीक्वेंस का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना। आप ऐसी दोनों को सेम नहीं बोल सकते, दोनों अलग अलग है। तो बोले अब ये सीक्वेंस को कैसे समझूंगा मैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो उसके लिए फिर से आता है अपना राइट हैंड रूल। याद करो, मैंने इसकी प्रैक्टिस भी करवाया था आपको, है ना। चलो एक और बात देख लेते, रेड वाली पेन देना। देखो, मान लो ये जो रेड वाला पार्ट है ये थीटा इंडिकेट करेगा। क्या इंडिकेट करेगा? थीटा। ब्लू वाला जो पार्ट है रेडियस वेक्टर इंडिकेट करने वाला है। ब्लू वाला पार्ट रेडियस वेक्टर। एक इमेजिन करो कि पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है ना। ये पॉइंट पर वो पहुंचा, ये पॉइंट पे वो पहुंचा। मैं कहूंगा ठीक है, इस पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहां आएगा? आप बोलेंगे ऊपर। कहां आएगा? ऊपर। इस पार्टिकल का रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर कैसा आएगा? बोले इधर, जहां ढक्कन जा रहा है उस तरफ। इस पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट किधर आएगा? इधर, है कि नहीं? अब मैं बोलूंगा क्या इन तीनों वेक्टर्स के बेसिस आपस में अटैच है? आप बोलेंगे हाँ, इन दोनों के बेस आपस में अटैच, इसका बेस इसके हेड के साथ टकरा रहा है। तो बोले नहीं। तो बोले हमको ऐसा बनाना है कि आप डायरेक्शन चेंज मत करो, मगर तीनों के बेसिस एक साथ अटैच होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे बड़े ध्यान से इसको सरकाऊंगा ऐसा कि इनका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन बदला गया नहीं, मगर तीनों बेसिस आपस में अटैच हो गए। हो गया अटैच? ठीक है। किन 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई किया गया है इक्वेशन में? आर और थीटा को। किसको मल्टीप्लाई किया गया है? आर और थीटा को। आंसर में क्या आया है? एस। जो आंसर में आया है उसे ऊपर कर दो, है ना। याद रखिए ये क्या है? थीटा। ये क्या है? आर। और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस है। तो जो आंसर में आया है उसे ऊपर करो। तो चलो ठीक है भैया, मैंने उसे ऊपर कर दिया। अब सीधे हाथ को अंगूठे के, सीधे हाथ के अंगूठे को इसके साथ ऐसे अटैच करो और गोल घुमा दो, स्वैप करो ऐसा। पहले कौन मिला? थीटा। फिर बाद में सबसे लास्ट में कौन मिला? आर। तो सीक्वेंस सही क्या होगी? थीटा क्रॉस आर। थीटा क्रॉस आर। देखो पहले जो मिला उसका पहले नाम लो, थीटा क्रॉस आर। याद होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, मैंने बताया था इसी। तो थीटा क्रॉस आर। आया बात समझ में आपको? देख लो फिर से, थीटा आर और ये एस। खींचो खींचो खींचो, तीनों बेस को अटैच करो। फिर उसके बाद ऐसा लो, राइट हैंड स्वैप करो, थीटा क्रॉस आर। आया समझ में आपको? ठीक है, थैंक यू। तो ये हुआ आपका सही सीक्वेंस, ये वाला है। तो मैं अब इसको ऐसा लिखूंगा कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर एस इज इक्वल्स टू वेक्टर थीटा क्रॉस वेक्टर आर। वेक्टर थीटा क्रॉस वेक्टर आर। ओके, चलो भाई मान लिया कि वो थीटा क्रॉस वेक्टर आर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? इसका एसआई यूनिट होगा रेडियन। और इसका डायमेंशन क्या होगा? m0 l0 t0, यानी इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी।
इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। टाइम क्या हुआ हो या नहीं, सिर्फ इतना टाइम बता क्या हुआ, 10-15। चलो देखो इसको, मतलब आज इतना ही हो पाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तक। तो देखो ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब देखो आगे की बात बेटा, अब ये तो पार्ट आ गया, उसमें नोट करके आपको कुछ खास तो कुछ चीजें लिखना है। नोट, हमें एसआई यूनिट जो बताया गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वो क्या है, रेडियन है। अक्सर ऐसा हो सकता है कि आपका जो एंगल है वो आपको रेडियन के बजाय डिग्री में दिया हो, तो आपको डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते आना चाहिए। लिख लो पहले वो। चलो हुआ। चलो हुआ बेटा। अच्छा एक मिनट ध्यान दो इधर, एक पार्टिकल है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, लिखो बाद में, ध्यान दो पहले। वो पूरा एक गोल चक्कर काट के वापस आ रहा है, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 360 डिग्री, जिसको आप कितना बोलते हो रेडियंस में, 2 पाई। अब वो 2 चक्कर काट रहा है तो 4 पाई,
3 चक्कर काट रहा है, 6 पाई, है ना, 6 पाई। अगर मैंने कहा कि पार्टिकल ने जो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया वो 10 पाई किया, तो कितने चक्कर काटा उसने? 5 चक्कर, है ना। तो अभी आपने कैसे कैलकुलेट किया? बोले आपने सर वो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10 पाई, उसको सिंपली 2 पाई से डिवाइड कर दो, है कि नहीं। तो बोले वो आंसर कितना आता 5, तो उसने बोले 5 राउंड मार दिया। अगर मैंने कहा कि मेरे पार्टिकल ने एंगल मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 7 पाई हुआ है इसका, तो क्या, तो 7 पाई अपॉन 2 पाई 3.5, मतलब 3.5 चक्कर, 3 पूरे हुए और 1 आधा चक्कर हुआ। आई बात समझ? तो ये वाला फॉर्मूला नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय द पार्टिकल कैन बी कैलकुलेटेड एज, कि कहीं पे भी अगर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पूछ लिया जाए आपसे, तो ये फॉर्मूले से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो। आई बात समझ में? दैट्स इट। बाकी का देखेंगे कल एग्जैक्ट 8:30 बजे रहिएगा। कल मतलब मंडे, संडे है ना कल नेक्स्ट संडे। सर्कुलर मोशन पे मेरा टारगेट रहेगा पूरा कंप्लीट करना, उस पर टेस्ट रखेंगे।